चलिए, हेलो बच्चों। तो ये आपका एक बहुत प्यारा सा चैनल है आईपीसी फिजिक्स और हम हैं मुकेश सर। तो इसके पीछे भी हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड करते जा रहे हैं जो कि आपके 12th क्लास के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो 12th के लिए और उससे आगे की भी पढ़ाई अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सारे का सारा नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो रहे। अब हम आपके लिए लेके आए हैं कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बाद का नया टॉपिक। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पे आप ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से बनाने के लिए सीखे हैं। जितने भी टाइप का उसमें न्यूमेरिकल्स होता है वो सारे प्रकार के न्यूमेरिकल को हम डील किए थे। तो चलिए अब आपके लिए उससे आगे का टॉपिक लेके आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये आपका है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मतलब हुआ कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्लियर? तो ये आपका हुआ संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो देखिए, जब हम किसी कैपेसिटर से चार्ज फ्लो कराते हैं कि जब आपका किसी कैपेसिटर से चार्ज फ्लो करता है तो उसके द्वारा जितना वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। बात समझ गए? तो जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो क्या होगा, वो जितना वर्क करता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आखिर वो वर्क कितना करता है। तो ये कहता है कि व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कैपेसिटर इज चार्ज, then the work done by the capacitor, the work done by the capacitor is stored in the form of electrical energy, क्लियर? तो कहता है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य विद्युतीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कैपेसिटर लेते हैं और उस कैपेसिटर, जैसे आप देखो यहाँ से, ये आपका एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट का एरिया A है, बीच का डिस्टेंस D है। चलिए, इसमें कैपेसिटेंस कितना होता है तो कैपेसिटेंस C होता है। बाकी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितनी है, V है। और चार्ज हम कितना सप्लाई कर रहे हैं तो चार्ज हम Q सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारा पहले हम लोग मान लेते हैं कि जैसे लेट Q क्या है आपका, चार्ज। तो Q आपका है चार्ज सप्लाइड टू कैपेसिटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हुआ कि संधारित्र से प्रवाहित, क्लियर? तो संधारित्र से प्रवाहित आवेश कि आपके कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो करता है। तो C क्या है? तो C आपका है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये हुआ संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, क्लियर? संधारित्र की धारिता। और भी आपका हो जाता है
पी डी अक्रॉस प्लेट्स, कि पी डी अक्रॉस प्लेट, कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? मतलब संधारित्र के, तो ये आपका हो गया संधारित्र के प्लेट, प्लेट के अक्रॉस, ये प्लेट के अक्रॉस विभवांतर। क्लियर? तो ये सारा पॉइंट्स को हम लोग मान लेते हैं। और चलिए इसके बाद आप देखते हैं कि इससे आगे क्या होगा। जैसे ये तो आप अच्छी तरीके से समझ गए कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वो जितना वर्क करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। क्लियर? हमने मान लिया कि क्यू क्या है आपका चार्ज, की कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, सी आपका हुआ कैपेसिटेंस, और भी क्या हुआ, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि जब हमें, कि जैसे अगर हम चार्ज का बात करें तो चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, तो पहले क्या करें कि हम एक छोटा चार्ज सप्लाई करके उसके द्वारा वर्क डन निकाल लेंगे, फिर उसे विद इन द लिमिट हम इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, और जितना वर्क डन हमें आएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। क्लियर? तो ना चलिए इससे आगे, तो पहले आप इसको राइट कर लें, और कर भी चुके होंगे। अगर पीछे भी छूटते हैं तो हम पहले भी आपसे बात किए हैं कि आप पॉज करके उसको लिखें और फिर आप आगे के क्लास को कंटिन्यू करें। ओके, तो चलिए हम इसको रब करते हैं। तो ये चलिए ये आपका रब हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक स्मॉल चार्ज DQ सप्लाई करेंगे, और उस DQ चार्ज सप्लाई करने के कारण जितना वर्क डन होता है वो निकालेंगे, और फिर इसे विद इन द लिमिट हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो कैसे? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा अमाउंट चार्ज का सप्लाई करते हैं, कि व्हेन एन स्मॉल अमाउंट, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ इज सप्लाइड, तो DQ इज सप्लाइड। क्लियर? कहता है कि जब छोटी मात्रा, कि छोटी मात्रा का आवेश DQ प्रवाहित किया जाता है, तो जब आप छोटा आवेश DQ प्रवाहित करते हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो चलिए अपना वर्क डन भी छोटा होगा, और ये आपका हो गया DQ। और हम लोग पीछे के फार्मूला से जानते हैं कि चलिए पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहते हैं, तो इट इज W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन बाई चार्ज। अब आप देखो यहां से अगर हम वर्क निकालें तो क्या हो जाएगा, V/Q। इसका मतलब है कि यहां पर भी आपको मिलेगा V/DQ, क्योंकि चार्ज तो हम स्मॉल सप्लाई किए हुए हैं DQ। और दूसरा फार्मूला एक और आप जानते हो कि ये Q बराबर क्या होता था, CV। यहां से अगर हम V निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको बन जाता है इट इज Q/C, तो ये आपका हो गया Q/C × DQ। अब नेटवर्क निकालना है तो नेटवर्क निकाल लीजिए। जब हम इसका नेटवर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, तो ये आपका हो गया नेटवर्क, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं कुल कार्य। तो ये W बराबर क्या होगा, तो इस DQ को, इस छोटे वर्क को DW को इंटीग्रेट करेंगे। अब बात आती है इसकी लिमिट की, कि इसके लिमिट को हम लोग क्या चूज करें। तो इसका लिमिट क्या होगा, तो चार्ज का मिनिमम लिमिट क्या हो सकता है, 0 हो सकती है, कोई चार्ज सप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब यहां से 0 हो रहा है। और दूसरी बात आती है तो लोअर लिमिट हुआ, और मैक्सिमम चार्ज आप कितनी सप्लाई कर सकते हो तो मैक्सिमम चार्ज हम लोग सप्लाई कर सकते हैं इट इज Q, जो हम लोग माने हुए हैं ना। चलिए अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो देखें DQ का वैल्यू कितना आया है, तो ये आपको आ गया Q/C × DQ, और ये हो गया 0 to Q। अगेन देखें 1/C, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपका चार्ज है, तो ये आपका 1/C हो गया, और इधर आपको बच जाएगा Q × DQ। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to Q। और Q/DQ का इंटीग्रेशन, तो Q/DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q²/2, क्योंकि आप फार्मूला के रूप में पढ़े हो कि दिस इज x⁴ n dx बराबर क्या होता है, xn+1 बाय क्या हो जाएगा आपका n+1।
तो यहाँ पर देखें x के जगह पर q है, n के जगह पर 1 है, और इसको जब आप पुट करेंगे तो ये आपका बन जाता है इट इज़ 1/c, ये हो गया q²/2, कहाँ से कहाँ तक 0 to q, 0 to q। क्लियर। अगेन अब क्या करना है, अब हम लोग पहले जो है अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस चिन्ह देके लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट को पुट करें तो q के जगह पर q डाले तो q²/2 आया, लेकिन जब आप इस q के जगह पर 0 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। और ये जो आपको वर्क डन मिला तो ये वर्क डन हो जाता है q²/2c। तो देयरफॉर आपको वर्क डन मिला q²/2c। और जैसा कि आप अभी जानते हो, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि जब हम चार्ज सप्लाई करते हैं किसी भी कैपेसिटर को तो वो जितना वर्क करता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड को U से डिनोट करते हैं, तो देयरफॉर U इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इट इज इक्वल टू q²/2c। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कितनी निकली आपको, तो ये संचित ऊर्जा हो गई q²/2c। अगेन और थोड़ा सा आप इस फार्मूला को एक्सपेंड करें तो आप जानते हो q बराबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू cv। इसका मतलब ये हो गया cv का होल स्क्वायर बाय क्या हुआ 2c। अगेन देखें ये आपका हो रहा है c²/v²/2c, एक c आपका कैंसिल होगा और क्या बच जाएगा फार्मूला, हाफ cv²। तो इसका आपको दूसरा फार्मूला आपको मिल गया, इट इज इक्वल टू हाफ cv²। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है, इट इज इक्वल टू हाफ cv²। और थोड़ा अगर आप एक्सपेंड करें तो अगेन देखो, अगेन u, तो अगेन u बराबर क्या होगा, अगेन u बराबर हम लोग लिख सकते हैं हाफ, इट इज cv²। तो चलिए c इंटू v को एक जगह लीजिए, फिर v हो गया। क्लियर। अब c इंटू वी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका q के बराबर होगा। और फाइनली ये आपको मिल जाता है u कितना हो गया, तो इट इज हाफ q इंटू वी। तो ये तीन फार्मूला आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड का मिलता है। पहला फार्मूला क्या मिला, q²/2c, दूसरा फार्मूला आपको मिला हाफ cv², और तीसरा फार्मूला मिला हाफ q इंटू वी। तो ये तीन फार्मूला आपको प्राप्त होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर वेरिएबल के हिसाब से, डाटा के हिसाब से आपको जो ज़रूरत हो तीनों पुट करके आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। उम्मीद है निश्चित समझ गए होंगे कि दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जब किसी कैपेसिटर से चार्ज फ्लो करती है तो वो जितना वर्क करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। क्लियर। तो उम्मीद है अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए अब हम इसे रब करते हैं। तो चलिए रब कर रहे हैं। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, मतलब संचित विद्युतीय ऊर्जा की जब किसी कैपेसिटर से चार्ज आप फ्लो करते हो तो कितना एनर्जी स्टोर होता है। क्लियर। ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर। अगेन तो इसका मतलब है कि यहाँ किससे ये आपको U एनर्जी स्टोर, तो ये एनर्जी स्टोर का तीन फार्मूला आपको प्राप्त हुआ। पहला हो गया q²/2c, दूसरा क्या हुआ था, दूसरा हुआ हाफ cv², और तीसरा फार्मूला आपको हो गया q इंटू वी। तो ये तीन फार्मूला आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर का होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है। क्लियर। कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी स्टोर, तो ये आपका हो जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, कि एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र के संयोजन में। तो ये आपका होगा कि संधारित्र के संयोजन में,
संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा, कि जब आप इसको ग्रुपिंग में कर देते हो, तो दो प्रकार का ग्रुपिंग हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीरीज ग्रुपिंग की बात करते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है। तो ना देखें, यहाँ पर हम लोग लेते हैं फर्स्ट में कि सीरीज ग्रुपिंग। दो ही प्रकार का ग्रुपिंग आप जानते हो। तो पहला आपका कौन सा हो गया? सीरीज ग्रुपिंग, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ पर देखो ढेर सारे कैपेसिटर हैं, जिसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3, Cn। तो इस तरीके से n कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं। बात समझ गए? तो जब आपके n कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, तो सीरीज में क्या क्या होता है? सीरीज में आपका होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, चलो प्लस 1/C3 और डॉट डॉट होगा, और फाइनली क्या हो जाता है? इट इज Cn। मतलब n कैपेसिटर आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अब प्लस 1/Cn। अब हम लोग सोचते हैं कि जब हम सीरीज का बात करते हैं तो सीरीज में कॉमन क्या होता है? तो सीरीज में क्या कॉमन होता है? सीरीज में आपका कॉमन होता है चार्ज। तो चलिए हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब Q²/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप Q²/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q²/2C बन जाएगा। अगेन आप देखो इधर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया Q²/2C1, सभी में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका? Q²/2C2, ये आपका हो जाएगा Q²/2C3 डॉट डॉट, ये आपको हो जाएगा Q²/2Cn। क्लियर? तो ये जो आपको निकला, तो ये निकल गया कि दिस इज एनर्जी स्टोर्ड U। तो ये हुआ एनर्जी स्टोर्ड U। ये क्या हुआ? अब C1 है, चार्ज सारे के लिए सेम है, तो ये हुआ पहले कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी U1, ये हुआ दूसरे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी U2, ये हुआ तीसरे कैपेसिटर में स्टोरेज एनर्जी U3, और ये आपका हो जाएगा UN। तो चलिए बेसिकली अगर आप इसे गौर से देखें तो आप क्या मिला आपको ये मिला कि जब ये सीरीज में होता है तो पहले का एनर्जी स्टोर निकालें, दूसरे का एनर्जी स्टोर निकालें, तीसरे का एनर्जी स्टोर निकालें, इसी तरीके से n कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर निकाल लें, फिर उसे ऐड कर दें। ऐसे भी एनर्जी क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी स्केलर सम, तो उसे हम स्केलर के विधि से सिंपली जोड़ देते हैं। क्लियर? बाकी रही बात, तो इधर आप देखो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के द्वारा भी हम एनर्जी स्टोर निकाल दिए, तो वो U1 प्लस U2 प्लस U3 के बराबर हो गया। क्लियर? तो ये था आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलिए राइट कर ले। ओके, प्लीज राइट। क्योंकि अगेन देखें हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपसे पैरेलल ग्रुपिंग की। तो दूसरा पार्ट इसका क्या होगा? तो दूसरा पार्ट इसका होता है पैरेलल ग्रुपिंग, और पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब होता है समानांतर संयोजन। अब आता है कि यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि n कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3, Cn है, और उसे हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो जब आप उसे पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो उसका इक्विवेलेंट आपको बन जाएगा तो ये आपका हो जाता है, चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखिए। तो ये आपका अगेन हो गया C इज इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये आपका डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? Cn। तो n कैपेसिटर आपका पैरेलल में जुड़ा है। अब फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर जब हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो कॉमन क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे के लिए कॉमन होता है, सारे के लिए कॉमन होता है। यहाँ भी चलिए गुना कर देते हैं, तो ये ले लेते हैं हाफ इंटू CV²। मतलब देखो यहाँ पर V²/2 से मल्टीप्लाई किए, वहाँ पर हम Q²/2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो इधर क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा हाफ C1 V², ये आपका हो जाएगा हाफ C2 V², ये आपका हो गया हाफ C3 V²।
यस या नो। और फाइनली आपको हो जाएगा हाफ CmV²। अगेन सेम टू सेम आपको मिल रहा है, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो ये आपका हो गया U, तो ये क्या मिला U1 प्लस U2 प्लस U3 और ये हो गया UN। तो अगेन आप देख रहे हो कि नहीं, ये भी सेम ही हो रहा है। तो अब ये कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, तो ये आपका बन जाता है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज, कि द एनर्जी stored in combination of capacitor, energy stored in combination of capacitor is equal to the sum of energy stored, sum of energy stored in each capacitor, the sum of energy stored in each capacitor। क्लियर। तो ये आपका था कि संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। क्लियर। तो यहां पर देखिए हम लिख देते हैं, इसका हिंदी लिख रहे हैं कि संधारित्र के संयोजन में, कि संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा, संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। या तो आप इसे बीजी योग भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक सम बोल सकते हैं। तो ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए अच्छी तरीके से समझे होंगे और समझेंगे क्यों नहीं, आराम से, बहुत आराम वाला पार्ट है ये। क्लियर। तो ओके, चलिए फिर आप राइट करें। अगेन राइट। चलिए ओके, कंप्लीट। चलिए इसको भी रब कर देते हैं। तो ये आपका हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। तो ये आपका हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज ग्रुपिंग में और पैरेलल ग्रुपिंग में। क्लियर। ओके, ना देखें, अब इससे आगे का पार्ट हम देखते हैं। तो ये आता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, तो ये आपका हो गया कॉमन पोटेंशियल। क्लियर। कॉमन पोटेंशियल, इस कॉमन पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और कॉमन पोटेंशियल का मतलब होगा, चलिए, समान विभव। अब बात आती है कि ये समान विभव क्या होता है। तो समान विभव आपको कहता है कि जब आप दो कैपेसिटर या दो कंडक्टर, जैसे आप देखो एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है, C2 है। क्लियर। प्लीज अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करें और समझ भी जाएंगे। तो ये पहले का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल क्या है, V2 है। अब हम इसे क्या करेंगे, तो ये चलो, ये आपका बिफोर का केस है। क्लियर। अब हम देखो बाद में क्या करेंगे। तो ये आपका दो कंडक्टर हुआ, ये C1 था, ये C2 था। अब इसे हम एक मेटेलाइक वायर से जोड़ देते हैं। इसे हम किससे जोड़ रहे हैं आपका, तो ये आपका हो गया मेटेलाइक वायर। और मेटेलाइक वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं धात्विक तार। मतलब वैसा तार है जो किसी मेटल का बना हुआ है। अब क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि जो ही हम इसे किसी मेटेलाइक वायर, कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो करना शुरू होगा। मतलब चार्ज जो है वो आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाना शुरू करेगा।
क्लियर। तो ये यहां से चार्ज शुरू हो गया। ये चार्ज तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब चलिए, अब दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया भी, पहले V1 था, बाद में V2 था, दो का। जब इसे हमने मेटालिक वायर से जोड़ा तो क्या हो गया, एक का V हो गया तो दूसरे का भी V हो गया, और इसी सेम पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर। चलिए, तो इसी को हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर, निश्चित समझ गए होंगे। तो ये कहता है कि when two conductor are joined, by a metallic wire, then charge starts flowing. Flowing from higher potential to lower potential. This flow continues. This flow continues till potential becomes equal. This equal potential is called कॉमन पोटेंशियल। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल। ये कहता है कि जब दो चालक को धात्विक तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव पर प्रवाहित होने लगता है। उच्च विभव से निम्न विभव पर प्रवाहित तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव पर प्रवाहित होने लगता है, और यह आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। इसी समान विभव को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आपका हो गया, इसी समान विभव को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। निश्चित समझ गए होंगे कि ये कहता है कि जब दो कंडक्टर को आप किसी वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर प्रवाहित होने लगता है, और यह तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और ये जो बराबर पोटेंशियल होता है इसी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये इसका डेफिनेशन हुआ। प्लीज राइट। चलिए, ओके, कंप्लीट। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कॉमन पोटेंशियल। ना हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके डेरिवेशन को कैसे प्राप्त करते हैं।
ओके, तो ये आपका हो गया कॉमन पोटेंशियल। क्लियर? ना चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से कि जब चार्ज फ्लो किया तो सबसे पहले तो दो कंडीशन मिला। एक तो हमको मिला पहले का जिसमें हम चार्ज को शेयर न किए थे, तो ये कहता है कि नेट चार्ज या चार्ज बिफोर शेयरिंग, डायरेक्ट हम लोग ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया कि चार्ज बिफोर शेयरिंग। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग, क्लियर? ये हो गया चार्ज बिफोर, तो चार्ज बिफोर शेयरिंग, इसका मतलब हुआ कि सहभाजन के पूर्व, सहभाजन के पूर्व आवेश। तो चलो पहले देखते हैं क्या होगा। चलो पहले पर Q1 होगा, दूसरे पर Q2 होगा। तो जब पहले पर आपका Q1 होगा तो Q बराबर क्या होता है? CV। इसका मतलब है कि पहले पर चार्ज था आपका C1 V1, इसी तरीके से दूसरे पर कितना चार्ज होगा? C2 V2, C2 V2। इसी तरीके से बाद का भी निकाल लीजिए। जब आप बाद का निकालोगे तो बाद का हो जाएगा कि चार्ज आफ्टर शेयरिंग, चार्ज आफ्टर शेयरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सहभाजन के पश्चात, सहभाजन के पश्चात आवेश। और ये आपको अगेन कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, देखो पहले पर कितना है? C1 इंटू पोटेंशियल कितना है? V। दूसरे का कितना है? C2 लेकिन पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल हो गया V। और यहाँ से आप इसे कॉमन ले लो तो ये निकल जाएगा C1 इंटू C2 V, C1 प्लस C2 इंटू V। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसके पहले कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पढ़े हैं कि नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहती है। क्लियर? तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये आपका हो जाएगा कि फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब आपको हो जाता है कि आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से। तो मतलब दोनों, पहले का चार्ज बाद के चार्ज के बराबर होगा। तो पहले का चार्ज के बाद के चार्ज के बराबर होता है, तो ये आपका हो गया C1 V1, ये हो गया C2 V2, इट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। अब आपको निकालना है V, तो ये V बराबर आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल गया C1 V1 C2 V2 बाय क्या हो गया? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल V बराबर आपको क्या मिल गया? तो ये मिल गया C1 या C1 प्लस C2। और एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देखो तो C1 V1 प्लस C2 V2 ये क्या है? आपका टोटल चार्ज है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का मतलब कुल आवेश बाय C1 और प्लस C2, मतलब दोनों का कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी बाय क्या हुआ? टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी मतलब कि नेट चार्ज और नेट कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस दोनों के रेशियो को भी कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब पहले हम नेट चार्ज करते हैं बाय नेट कैपेसिटी, दोनों को डिवाइड कीजिए तो दूसरा डिफिनेशन ये भी आपका बन सकता है कि द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल कैपेसिटी इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। मतलब कुल आवेश और कुल क्षमता के अनुपात को या कुल धारिता के अनुपात को समान विभव कहते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट, आप इतना याद रखें, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए प्लीज राइट कीजिए। ओके, प्लीज राइट। ओके, कंप्लीट। तो चलिए इसको भी रब कर देते हैं। तो ये दूसरा आपका एक अच्छा टॉपिक हुआ जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्लियर? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कॉमन पोटेंशियल, ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? ना देखो हम लोग निकालते हैं लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज।
कि लॉस इन एनर्जी, तो ये आपका हुआ लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग, कि ड्यूरिंग शेयरिंग, कि ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। क्लियर? मतलब आवेश के सहभाजन के दौरान, आवेश के सहभाजन, सहभाजन के दौरान ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि। क्लियर? तो ये आपका हो गया ऊर्जा में हानि। क्लियर? तो ना देखो अब क्या होता है कि आपने देखा कि हमने क्या किया कि दो कंडक्टर के बीच चार्ज को शेयर किया। तो जब आप चार्ज शेयर करोगे या दो कैपेसिटर के बीच हम चार्ज को शेयर करते हैं तो आप देखें कि चार्ज का तो लॉस नहीं होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी जस्ट हम लोग कॉमन पोटेंशियल का जो डेरिवेशन प्राप्त किए थे उस डेरिवेशन के अनुसार भी आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसमें जो है चार्ज का लॉस नहीं होता है, लेकिन कहता है सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है। तो चलिए सेम उसी तरीके से हम लोग इसका भी डेरिवेशन प्राप्त कर लेंगे कि दो कंडक्टर था, जैसे आप देखो यहां से पहला कंडक्टर था C1, दूसरा क्या था C2, पोटेंशियल आपका हो गया V1, पोटेंशियल हो गया V2। अब हम नेक्स्ट जब हम चार्ज को शेयर करेंगे तो ये आपका हो गया, फिर हम क्या किए तो इसे एक वायर से जोड़ दिए, ये हो गया C1, ये हो गया C2, इसका पोटेंशियल बन गया V, इसका भी पोटेंशियल बन गया V। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है अगेन इसको आप क्या किए तो मेटेलाइक वायर से जोड़ दिए, तो ये आपका हो गया मेटेलाइक वायर, धात्विक तार। तो ये कहता है कि जब आप किसी चार्ज को शेयर करते हो कि व्हेन चार्ज आर शेयर्ड, कि when charges are shared between conductor और capacitor, shared between conductor या आप क्या बोल सकते हो capacitor, no charge is lost, no charge is lost, but some energy is lost, some energy is lost in the form of, but some energy is lost in the form of heat, कि कुछ एनर्जी हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। क्लियर? ये कहता है कि जब दो चालक या संधारित्र के बीच आवेश को सहभाजित किया जाता है, आवेश को सहभाजित किया जाता है, तो क्या क्या हुआ? कहता है तो आवेश की हानि, तो आवेश की हानि नहीं होती है, तो आवेश की हानि नहीं होती है। क्लियर? ओके, तो आवेश की हानि नहीं होती है, लेकिन कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में, ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होती है? नष्ट हो जाती है। क्लियर? नष्ट हो जाती है। बेसिकली देखो अब कुछ करना नहीं है, पहले का एनर्जी स्टोर निकाल लो, बाद का एनर्जी स्टोर निकाल लो, और अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस इन एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि पहले का एनर्जी निकालें कि पहले कितनी एनर्जी होगी। तो चलो अगर हम लोग यहाँ पर ले कि एनर्जी बिफोर शेयरिंग, तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग इसका मतलब क्या हुआ? सहभाजन के पूर्व
कि सहभाजन के पूर्व, तो सहभाजन के पूर्व ऊर्जा कितनी होगी? चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं। तो चलो U1 हो गया। तो U1 अगर हम लोग मान लिए या I मान लो, इनिशियल मान लो, तो U1 बराबर क्या होगा? पहला में एनर्जी, फार्मूला क्या होता है? हाफ CV²। तो गौर से ध्यान दें, तो ये क्या हुआ? हाफ C1 V1²। अगेन क्या हो जाएगा? हाफ C2 V2²। दोनों में, पहला में आपका हुआ हाफ C1 V1², दूसरे में क्या हो गया? हाफ C2 V2²। क्लियर? नेक्स्ट अगर इसी तरीके से आप एनर्जी आफ्टर शेयरिंग निकाल लो, तो ये आपका क्या बनेगा? एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। एनर्जी आफ्टर शेयरिंग मतलब सहभाजन। तो ये आपका हो जाएगा सहभाजन के पश्चात, कि सहभाजन के पश्चात ऊर्जा। क्या अब जो हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं तो उसके बाद कितना एनर्जी होगा? तो देखो उसके बाद कितना एनर्जी होगा, पहले में कितना होगा? तो ये हो गया U2, ये हो गया हाफ, इसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल कितना है? V²। अगेन ये आपका हो जाएगा हाफ C2, और ये क्या हो जाएगा? V2²। क्लियर? तो ये आपकी हो गई एनर्जी स्टोर। तो चलिए आप पहले तो हम दोनों में एनर्जी स्टोर निकाल लिए, अब आगे और देखते हैं। चलिए ओके, कंप्लीट। ओके चलिए रब करते हैं इसको। चलिए ओके, तो हम लोग देखें कि नहीं पहले का एनर्जी निकाले और बाद का एनर्जी निकाले। तो यहाँ से देखें बाद का एनर्जी आपने क्या निकाला? तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V², हमने कॉमन निकाल दिया हाफ V² को। अब कहता है कि लॉस इन एनर्जी, तो लॉस इन एनर्जी का मतलब हुआ ऊर्जा में, कि ऊर्जा में हानि। चलिए कितनी हुई? तो चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं डेल U। तो डेल U बराबर क्या होगा? पहले की एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी। तो पहले की एनर्जी थी आपकी U1, बाद की एनर्जी हो गई U2। क्लियर? तो U1 माइनस U2। चलिए सॉल्व कीजिए। ये था आपका पहला था हाफ C1 V1², ये था आपका C2 V2²। अब माइनस क्या होगा? हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा? V²। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। नाउ डेल U बराबर क्या मिल रहा है? ये हो गया हाफ C1 V1, हाफ सारे में है, आप कॉमन निकाल सकते हो। तो ये हो गया हाफ C1 V1², ये कितना होगा? C2 V2² माइनस देखें आप C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा? V²। अब रही बात तो इस V क्या था आपका? कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है C1 V1 C2 V2, क्लियर, बाय C1 प्लस C2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्लियर ना? निश्चित समझ गए होंगे ना? अगेन चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो ये हाफ है ही, अगेन चलो एक बार और लिख देते हैं। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया C1 V1², ये क्या हो जाएगा? तो C2 V2² माइनस ये देखो C1 प्लस C2, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, तो एक C1 प्लस C2 तो कट जाएगा, आपके पास बच गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब बाय क्या हो गया? C1 प्लस C2। क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा? तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया हाफ, देखो यहाँ पर ये हमने एलसीएम निकल ले लिया C1 प्लस C2। अब जब आप ये एलसीएम लिए C1 प्लस C2, तो क्या होगा? इस C1 प्लस C2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखो क्या बन जाता है? तो ये हो जाएगा C1², ये क्या हो गया? V1²। अगेन देखो C1 C2, तो ये हो गया C1 C2 V1²। फिर इसको भी सेम करेंगे उसी तरीके से, तो अगेन आपका हो रहा है C1 C2 V2²। अगेन C2²,
तो ये आपको अगेन प्लस हुआ C2², ये हो गया B2²। अब यहाँ भी आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दो, और यहाँ पर आपको माइनस है तो सारा टर्म माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको बन रहा है -a², तो C1² B1² B² C2² B2², 2ab तो C1 C2 B1 B2। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका डेरिवेशन हुआ। आप गौर करें, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और आपका ये कैंसिल। तो चलिए ये टर्म कैंसिल हुआ, फिर आगे हम लोग देखते हैं। उसके लिए आपको यहां तक राइट करना पड़ेगा, तो प्लीज राइट। तो ओके, कंप्लीट हो गया होगा। अब बाकी अगर नहीं तो फिर पॉज करके लिखेंगे। अगेन देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो अब क्या होगा। क्लियर? नाउ देखिए, तो यहां तक इस टर्म को हम लेके पहुंचे थे। अब अगेन आपको मिल रहा है दिस इज डेल यू। डेल यू इज इक्वल टू क्या मिला, हाफ तो है ही, तो इट इज हाफ। इधर आप देखो गौर से, पहला जो बचा तो ये बच गया C1 C2 B1²। दूसरा अगेन आपको बचा प्लस C1 C2 B2²। क्लियर? और ये लास्ट टर्म आपको बचा -2 C1 इंटू C2 B1 इंटू B2। अब बाय क्या होगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। क्लियर? अब यहां से देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो सारे को आप कॉमन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा। चलो C1 C2 कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया B1², ये हो गया B2² -2 B1 इंटू B2। बाय नीचे क्या हो गया, 2 C1 प्लस C2। क्लियर? नेक्स्ट टर्म अगेन, अब आपको ये डेल यू, तो डेल यू बराबर क्या क्या मिला, डेल यू बराबर आपको मिल रहा है C1 इंटू C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, बाय क्या हो जाएगा 2 C1 प्लस क्या हो गया C2। तो ये जो फार्मूला आपको प्राप्त होता है, ये फार्मूला आपका किसका है कि लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। क्लियर? तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग डील किए, और तीनों का तीनों टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। पहला एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्लियर? दूसरा कॉमन पोटेंशियल, और तीसरा क्या था, लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर? और समझ में आई होगी तो इसी तरीके से समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए, ये बात तो हम पहले भी बोल चुके थे। खैर चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।